बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ के अंदर आज हम बात करने लगे हैं जी वर्ल्ड हिस्ट्री 3 और पार्ट 2 की, क्योंकि हम पार्ट फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो 4 दरियाओं की तहजीबें थी जो हमने स्टार्ट की थी इस पार्ट 3 के वर्ल्ड हिस्ट्री 3 के अंदर, तो उसमें हमने एक जो है सबसे पहली जो हमारी मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी, ये जो इलाका यहाँ पे है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और अब हम जो है आज दूसरी जो है वो दरियाओं की तहजीब के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं। जो दूसरी सिविलाइजेशन थी पिरामिड्स ऑफ नाइल जिसे कहा गया, या फिर आप इसे जो है वो दरियाए नील की तहजीब भी कहें। नाइल जो है वो रिवर की आप इसे सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं दूसरे नंबर पे। अब ये यहाँ पे ये जो इलाका है मिस्र के अंदर का, ये जो इलाका है इसको कहा गया जी पिरामिड्स ऑफ नाइल, या दरियाए नील जो है उसकी तहजीब, दरियाए नील की तहजीब या मिस्र की यहाँ तहजीब भी से समटाइम कहा जाता है। पिरामिड्स की तहजीब भी रिप्लेस करके समटाइम्स कहा जाता है। तो पहले नंबर पे हमने इसे डिस्कस किया मेसोपोटामिया को, अब दूसरे पे हम जो है वो नाइल रिवर की सिविलाइजेशन को आज डिस्कस करने लगे हैं। इसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले अपर और लोअर नाइल, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे जी कि ये एक किंगडम कैसे बना 2 किंगडम से। ठीक है, फिर फिरौन जो इनका गॉड था उसकी बात करेंगे, थियोक्रेसी की बात करेंगे, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट की बात करेंगे, ममिफिकेशन की बात करेंगे, अच्छा जी इनके राइटिंग सिस्टम की बात करेंगे, और इसके बाद दूसरा जो राइटिंग टैबलेट है उसकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हम जैसे बात कर चुके हैं कि जो शुरू की तहजीबें थीं वो एक्चुअली में दरियाओं के गिर्द ही बनी, और उसकी वजह क्या थी? पानी। सबसे पहली वजह थी कि पानी जब नहीं होगा तो वहाँ पे लाइफ नहीं होगी। पानी जो है उसको कहा जाता है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल है इंसानों की, जानवरों की, पौधों की, हर चीज़ की जो है वो पूरा इकोसिस्टम जो है वो पानी से ही एक्चुअली में डेवलप होता है। तो इसी वजह से जो है इसको शुरू की जो सिविलाइजेशन थी वो पानी के किनारे ही आबाद हुई। अब यहाँ पे ये सेकंड रिवर सिविलाइजेशन है जो कि अफ्रीका के अंदर मौजूद है। जो पहली हमने देखी थी मेसोपोटामिया की वो मिडिल ईस्ट के अंदर थी, जो आज का मॉडर्न एशिया है। हम ये कह रहे हैं कि एशिया के अंदर वो मौजूद थी। अब ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका के अंदर दूसरी जो है हम इसको स्टडी करने लगे हैं, जो कि दरियाए नील वहाँ पे मौजूद है। और ये मौजूद कहाँ पे थी? बैंक्स ऑफ नाइल के किनारे, यानी कि जो किनारे थे दरियाए नील के, उनके किनारों पे जो है दरियाए नील के किनारों पे ये मौजूद थी। और ये डिफरेंट कैसे थी मेसोपोटामिया से कि इसके अंदर यूनिटी थी, जबकि मेसोपोटामिया के अंदर हमने डिस्कस किया था सिटी स्टेट्स को, कि हमने देखा था वहां पे स्टेट्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स हैं जो कि वहां पे बनी हुई हैं। और फिर हमने इसके बाद में देखा कि वो स्टेट्स उन्होंने अपनी आर्मी बनाई, फिर उन आर्मीज में वहां पे उन कब्जा किया, वहां डायनेस्टीज बनी। फिर हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता वहां पे जो है वो एक रूलर आया, उसने पूरे के पूरे एरिया को एक एम्पायर बना दिया। ठीक है, और वो जो एम्पायर बनी फिर हमने उसको कहा जी कि ये जो है ये बेबीलोन की एम्पायर है, क्योंकि उसका कैपिटल सिटी बेबीलोन था। तो यहाँ पे उसकी बनिस्बत थोड़ा सा अपोजिट है कि वहाँ पे जो है पहले वो तकसीम थी, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट से ही यूनिटी थी, और ये यूनिटी के साथ यहाँ पे रहते थे। गो के ये किंगडम सिंगल नहीं था, किंगडम 2 थे, लेकिन फिर भी इनके बीच में यूनिटी थी, वॉर्स नहीं थी किसी भी तरह। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये जो है ये यहाँ से नील जो है वो दरिया नील स्टार्ट होता है और ये यहाँ तक आता है, लेकिन ये इसका अगर भाव आप देखिए तो ये अपर नील है। ठीक है जी, ये अपर नील है, यहाँ पे आप देखिए, और ये यहाँ से निकलता है पहाड़ों के बीच में से निकल के, और ये यहाँ डेल्टा बनाता हुआ मेडिटेरेनियन सी जो है यहाँ पे इसमें गिर जाता है, जो कि आता है इसके बीच में, यूरोप के बीच में और अफ्रीका के बीच में। तो मेडिटेरेनियन सी में गिरता है और यहाँ पे ये जाके डेल्टा बनाता है। अगर आप यहाँ पे ये देखिए तो डेल्टा, जहाँ पे ये बिल्कुल इसकी सतह जो है वो समंदर से बहुत कम रह जाती है, तो वहाँ पे पानी फैल जाता है और फिर वहाँ पे डेल्टा बनता है। और वो सबसे ज़्यादा जो है वो क्रिसेंट एरिया होता है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती है वो एरिया जो है जहाँ पे डेल्टा बनता है। तो ये अपर नाइल है और ये लोअर नाइल है, ये यानी बहुत बड़ा दरिया है, और माना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा जो दरिया है वो दरियाए नील ही है नंबर 1 पे, और उसके बाद अमेज़न है। तो यहाँ पे ये सिंगल किंगडम था। अगर इसकी ज्योग्राफी आप देखें तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे पहली बात तो ये है। और इसके एक साइड पे देखिए आप यहाँ पे तो ये रेड सी है, और इस साइड पे जो है वो एशिया का कॉन्टिनेंट आ जाता है। यहाँ पे सिनाई डेजर्ट है बीच में, जिस जगह पे इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि इजराइल है, और साथ में यहाँ पे फिलिस्तीन है। असल में ये जो है ये मिडिल ईस्ट की ही लैंड है, और यहाँ पे फिर जो है ये पहला शहर मिस्र है। यहाँ पे फिर यहाँ से नीचे आए तो यहाँ सूडान है, यहाँ पे हबशा है नीचे, ठीक है, इथोपिया जिसको इस टाइम पे कहा जाता है। तो ये जो है यहाँ पे ईयरली फ्लडिंग होती, और ये भी बिल्कुल वैसे ही था। ईयरली फ्लडिंग का मतलब ये है कि हर साल ये जो बारिशें इतनी ज़्यादा होती, तो इन बारिशों की वजह से ये जो पहाड़ी इलाका है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मिट्टी यहाँ अपने साथ ये लेके आता, और ये मिट्टी यहाँ पे बिछाता इन प्लेन्स के अंदर। तो जब ये प्लेन्स के अंदर मिट्टी बिछती तो ये भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी, और फर्टाइल लैंड की वजह से यहाँ फर्टिलिटी ज़्यादा थी। तो इसको ये इजिप्ट जो है ये नॉर्मली माना जाता है गिफ्ट ऑफ नाइल,
कि ये जो नील है, नील का दरिया है, ये जो मिस्र है, मिस्र एक्चुअली में नील का तोहफा है। ठीक है, मिस्र नील का तोहफा है कि अगर दरिया नील ना होता या यहां से ना निकल के आता तो ये जो मिस्र बना हुआ है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा एरिया पे फैला हुआ है, तो ये मिस्र कभी भी ऐसा ना होता। लेकिन यहां पे भी मेसोपोटामिया की तरह चैलेंजेस मौजूद थे। अब चैलेंजेस में क्या था कि सबसे पहला चैलेंज एक तो ये था कि या तो लो या फिर हाई टेबल जब भी होता, वाटर टेबल होता, तो उससे क्रॉप्स को नुकसान होता। कि देखिए जब बारिशें कम होती और पानी जो है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता दरिया में, तो तब भी वो इरिगेशन नहीं कर सकते थे। तो जब आपाशी ना होती तो अल्टीमेटली उनकी फसलों को तो नुकसान होता। तो इसका मतलब वहां पे भी वो बंजर पानी या वो ड्रॉट्स वाला एक सिस्टम होता। और जब हाई होता वाटर टेबल के, जब बारिशें बहुत ज्यादा होती, तो उससे क्या हो जाता जी, पानी दरिया से ऊपर आ जाता और जो साइडों की फसलें हैं उनकी, वो सारी की सारी अपने साथ लेके चला जाता। तो जब भी पानी हाई या लो होता तो ये चैलेंजेस इनके लिए होते। दूसरा चैलेंज क्या था कि स्मॉल स्पेस थी। स्मॉल स्पेस का मतलब ये है कि नेचुरल बाउंड्रीज मौजूद थी। जैसे हमने देखा कि दजला और फरात के किनारे तो वहां पे सहरा है, तो सहरा का मतलब ये है कि आप जहां पे भी पीछे निकल जाएं, आपकी जैसे जैसे आबादी बने तो आप पीछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नेचुरल बाउंड्रीज बनी हुई हैं, यहाँ पे पहाड़ हैं और उन पहाड़ों को तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो उन पहाड़ों के बीच में ये वैली है, तो पहाड़ों के बीच की नेचुरल वैली है। तो इसका मतलब ये है कि ये जब पीछे एक्सपेंड होना भी चाहें तो नहीं हो सकते, इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये जगह कम है, एक तो ये इशू था। और नंबर थर्ड पे जो अपर इजिप्ट था और जो लोअर इजिप्ट था, ये दो सेपरेट किंगडम थे, ये भी इनके लिए एक इशू था। ठीक है, और ये 3200 के अराउंड था, यानी 32 BC के अराउंड हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3200 साल पहले ये दो किंगडम्स थे। एक अपर किंगडम था इजिप्ट का और एक लोअर जो है वो किंगडम था इजिप्ट का, दो हिस्सों में। और इनका जो डेल्टा है वो नाइल डेल्टा है, जैसे मैंने आपको कहा ये मेडिटेरेनियन सी में जहां गिर रहा है। और सबसे ज्यादा जो है वो आबादी यहीं पे मौजूद थी, सबसे ज्यादा फर्टाइल जो है वो लैंड्स भी यहीं पे मौजूद थी। और ये जो एरिया था ट्रेड के लिए भी सबसे ज्यादा अच्छा था, सबसे शानदार था बनिस्बत इसकी कि यहाँ पे अगर हम बात करें अपर इजिप्ट की, तो यानी वो जो सहूलियात अपर इजिप्ट के लिए थी उससे बहुत ज्यादा जो है वो लोअर इजिप्ट या डेल्टा के लिए खास करके थी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर हम कहें अमीर लोग कहाँ मौजूद थे उस टाइम पे, डेल्टा पे सबसे अमीर लोग मौजूद थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें तो लोअर जो इजिप्ट है उस पे थोड़े थे, और सबसे कम जो थे जिनके लिए फैसिलिटीज कम थी तो वो अपर इजिप्ट के लोग थे यहां पे, अगर उनकी हम तकसीम देखें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये वन किंगडम कब बना या वन किंगडम कैसे बना? 3000 BC के अराउंड जो है वो एक किंग आया, और उस किंग ने जो है जिसका नाम था नॉर्मर, जिसको नॉर्मर कहा गया। और ये जो नॉर्मर किंग था, इस नॉर्मर ने क्या किया, इसने पूरे जो दोनों किंगडम्स थे, यानी ये जो लोअर डेल्टा था और ये जो अपर था, लोअर और अपर इजिप्ट था, इनको मिला के एक ही किंगडम बना दिया पूरे के पूरे को। और ये जो है वो सिंगल किंगडम बन गया। और कब बना? 3000 BC के अराउंड। अब ये सिंगल किंगडम बना। यहाँ पे आप ये देखिए, आपको तीन जो है वो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे एक जो है वो टोपी का, आप अगर रंग देखें, इनका जो टोपी अजीबो गरीब सी है, तो ये है तकरीबन वाइट कलर का। ठीक है, सफेद कलर का आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये अपर नाइल का था। अब ये जो टोपी इसने पहनी हुई है दूसरे शख्स की जो आपके सर पे नजर आ रही है, ये है सुर्ख कलर की। और ये जो है लोअर किंग का, जो लोअर इजिप्ट था उसका जो बादशाह था, ये पहना करता था। यानी जो ऊपर का मिस्र था, ठीक है जी, अपर का जो नाइल का इलाका था, वहां पे जो बादशाह था वो सफेद टोपी पहना करता था, और जो लोअर था वो पहना करता था रेड टोपी, ताकि क्योंकि वो एक दूसरे से अलग अलग थे, तो अल्टीमेटली अलग अलग किंगडम है तो पता भी चलना चाहिए। लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ मिल गए, एक हो गए, सिंगल डायनेस्टी बन गई, तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों टोपियों को मर्ज कर दिया, और मर्ज करके एक ये टोपी बना दी। नई टोपी किस तरह बना दी कि जो सफेद वाली टोपी थी इसको अंदर और उसके बाहर में जो है ना रेड टोपी का खोल बना दिया। यानी एक्चुअली पर्पस ये था कि दोनों कलर इस टोपी के अंदर हो और ये रिप्रेजेंट करे अपर नाइल को और लोअर नाइल को, ये रिप्रेजेंट करे। इस वजह से ये टोपी बनाई गई। अब दो अलग अलग कलर्स के बजाय दो अलग अलग कलर्स एक ही टोपी के अंदर मौजूद हो गए। तो इस तरह से क्या हो गया जी, इजिप्शियन की यूनिटी हो गई, यानी कि वो इकट्ठे हो गए। ये और किसने इकट्ठा किया? नॉर्मर जो है, इस बादशाह ने इनको इकट्ठा किया। या बादशाह, तो उसको बादशाह को उस टाइम पे वो फिरौन कहते थे। अब इनका जो कैपिटल था उसकी अगर हम बात करें तो वो मेम्फिस था, जो इनका कैपिटल सिटी था। क्योंकि अब पहले जो कैपिटल थे वो अलग थे, अपर नाइल का अलग था और लोअर नाइल का अलग था। लेकिन अब जो कैपिटल बना, क्योंकि दोनों किंगडम हो गए, तो ये बीच का एक इलाका था मेम्फिस का, जो कि लोअर के भी पास हो और अपर के भी पास और बीच में हो, तो ये उसको जो है वो बनाया गया कैपिटल सिटी। और ये फर्स्ट इजिप्शियन डायनेस्टी यहाँ पे जो आगाज हुआ उसका, डायनेस्टी का मतलब यही है कि जो खानदानी जो एक पूरा का पूरा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो जो है ना वो स्टार्ट हुआ यहाँ पे 2600 से 2100 BC के अराउंड। यानी कि पहली जो यहाँ डायनेस्टी रही वो 2600 से लेके 2100 BC के अराउंड में यहाँ पे रही, और ये नॉर्मर ने जो है ये पहली डायनेस्टी बनाई।
अच्छा, अब यहाँ के जो किंग थे, अगर उनकी हम बात करें तो उन किंग्स को एक टाइटल दिया जाता था और वो टाइटल था फेरो। फेरो मतलब जिसको हम कहते हैं फिरौन। हम ये कहते हैं ना कि भाई तुम बड़े वक्त के फिरौन हो, फलां हो फलां हो। तो ये एक्चुअली में जो फिरौन जो निकला, जो लफ्ज निकला, ये जो मिस्र के बादशाह थे उन बादशाहों के लिए इस्तेमाल किया जाता फेरो। ठीक है, तो ये फेरो उनको कहा जाता था, जो उनका एक टाइटल था खास करके। जैसे हमने देखा हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो टाइटल्स थे, कोई मुगल आए और कोई जो है वो दिल्ली सल्तनत से आए, तो उनके मुख्तलिफ टाइटल थे। तो बिल्कुल ये फेरो जो है ये टाइटल था मिस्र के बादशाहों का, और ये अल्टीमेटली खुद को खुदा कहा करते थे। ये रूलर भी थे, यानी एक तो बादशाह भी थे और ऊपर से ये खुदा भी थे। ये मानते थे, या अवाम इनकी ये माना करती थी और ये अवाम को बताते थे कि हम खुदा हैं। अब देखिए, अब यहां पे जो है एक डिफरेंस आ गया। अगर हमने देखा सुमेरियन सिविलाइजेशन के अंदर, हमने एक डिफरेंस देखा कि वहां पे सबसे ऊपर प्रीस्ट हैं। ठीक है, यानी वो सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो वो खुदा को मानते हैं कि खुदा के जो नुमाइंदे हैं वो हैं प्रीस्ट, या जो उनके उलमा थे मजहबी, उन उलमा को मानते। उसके बाद किंग आता है, यहां पे नंबर 3 के ऊपर किंग आता है, यानी सबसे पहले वो खुदा, फिर उसके बाद उनके वो डराने वाले उलमा, और फिर उसके बाद किंग आता जो कि पूरे का पूरा सोशल स्ट्रक्चर या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को डील करता। लेकिन यहां पे जो है मिस्र की तहजीब के अंदर ये डिफरेंट था कि मिस्र की तहजीब में बादशाह इतने पावरफुल थे कि ये खुद को खुद ही खुदा कहा करते सबसे पहले, और ये इनके बारे में कहा जाता कि ये मरते भी नहीं हैं। और ये खुदा होते तो इसका मतलब ये है कि इनके पीछे रूलर जो होता वो भी ये खुद ही होते, क्योंकि खुदा जब खुद थे और रूलर भी खुद थे तो उनके बीच में जो है वो फिर क्या आता, और ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर भी खुद ही हैंडल किया करते, उसके नीचे लोग आया करते। इसलिए इनका जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो सुमेरियन के जो सोसाइटी स्ट्रक्चर है उससे बहुत डिफरेंट है। वहां पे आपको इनडायरेक्ट डराया जाता था, इनडायरेक्टली, जैसे हम देखते हैं कि हमारा भी आज भी एक सिस्टम है, लेकिन यहां पे मिस्र के अंदर डायरेक्टली डराया जाता है, या डायरेक्टली बादशाहों का बहुत ज्यादा खौफ होता। इसका मतलब बादशाह थे और अवाम थी, तो फिर बादशाह और अवाम का जो है वो कैसे किस तरह का कनेक्शन हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं। तो ये खुदा भी खुद ही थे और रूलर भी खुद ही थे, इसीलिए इनको जो है फिर आज भी हम ये मानते हैं कि भाई ये फिरौन थे। और फिरौन एक नहीं था, ये बहुत से, मतलब जो भी किंग आया उसको फिरौन का ही टाइटल दिया गया। और यहां पे थियोक्रेसी थी। थियोक्रेसी जो है एक मजहबी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको थियोक्रेसी कहा जाता है, मजहब की बुनियाद पे जो हो। और ड्यूटीज जो थी फिरौन की वो क्या थी, अगर हम उसकी बात करें कि फिरौन की ड्यूटीज क्या थी जी, कि उसकी क्या क्या ड्यूटीज, अवाम क्या समझती थी। अब वो तो उसे तो खुद पता था कि वो इंसान ही है, वो कहां से आया खुदा, लेकिन हकीकत यही है कि वो अवाम तो यही समझती। तो उसकी ड्यूटीज में एक ड्यूटी ये थी कि वो क्रॉप्स जो है वो ग्रो करेगा, जो खुदा की ड्यूटी होती है, यानी कि फसलों को वो पैदावार वो देगा। अच्छा, बारिशें वो बरसाएगा, यानी वो जो फिरौन होगा बारिशें बरसाएगा। लोगों की जो वेल बीइंग है वो सारी की सारी उससे लिंक करेगी। सूरज का निकलना या गुरूब होना ये सारा जो है उससे लिंक करेगा। तो आप ये देखें, ये जो ड्यूटीज ऑफ फिरौन है ये एक्चुअली में ड्यूटीज जो हैं ये खुदा के काम है सारे के सारे, ये तो खुदा के काम है, हम यही मानते हैं। तो ये क्योंकि वो खुद खुदा था तो लोग ये मानते थे कि भाई ये सारे काम इसी से हैं। इसलिए आप अगर सोचें कि कोई शख्स भी वहां पे उस सोसाइटी के अंदर ये सोच सकता होगा कि वो फिरौन के खिलाफ खड़ा हो सकता है, या क्योंकि खुदा के खिलाफ कौन खड़े हो सकता है, तो उनकी तो यही मानना था कि ये खुदा है तो इनके खिलाफ तो कभी खड़ा नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, तो ये जो पिरामिड है, अगर एक और बात करें तो ये पिरामिड जो हैं ये प्लेस थी किंग्स के रहने की या खुदा के रहने की जगह थी। अब पिरामिड हमने देखा, हम देखते हैं जी एहराम मिस्र की हम बात करते हैं कि भाई ये जो है वो 8वां अजूबा भी है एहराम मिस्र, कि ये उस जमाने में इतने बड़े बड़े स्टोन्स और किस तरह से इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो है वो बना दिए, और इतने फिक्स कैसे बना दिए, स्टोन्स का साइज भी एक जैसा। तो ये जो एक्चुअली में स्ट्रक्चर जो आपको बाहर देखने को मिलता है बहुत सिंपल सा किस तरह से बना हुआ है, लेकिन ये अंदर से बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर जिगट बना हुआ था। जिगट जो मैं लास्ट टाइम डिस्कस कर चुका हूं कि जो मेडिटेरेनियन सुमेरियन सिविलाइजेशन के अंदर जो बादशाह या की रहने की जगह या हॉल जो होता, असेंबली हॉल जो होता, तो उसको जिगट कहा जाता। उसी के अंदर ही जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बने हुए होते। तो यहां पे भी बिल्कुल ऐसा ही था कि ये बाहर तो बाहर से जो है वो एक त्रिकोण ही नजर आती, एक ट्रायंगल ही नजर आती, लेकिन इसके अंदर जिगट होते। और इन जिगट के अंदर जो सबसे बड़ा एहराम था, सबसे बड़ा मिस्र का एहराम जो गजा का एहराम जिसको माना जाता है, ठीक है, तो वो जो गजा का सबसे बड़ा एहराम था उसके अंदर जो है किंग रहा करता, क्वीन रहा करती, और सबसे ऊपर के लेवल पे, क्योंकि वो जिगट जो था वो उसकी भी डिवीजन थी कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो सबसे टॉप लेवल था, वो जो लेवल था उसी से वो पत्थरों से बाहर भी आता और आके अवाम को भी देखता कि वहां से दरवाजा बना होता अल्टीमेटली, तो उससे वो आगे देखता, यहाँ पे अवाम से वो खिताब करता, या जो भी होते बारिश के लिए लोग जमा होते हैं, जैसे भी उनका उस जमाने का कल्चर था। तो वो जो जिगट था एक्चुअली में वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था जिसके अंदर यहां तक कि भागने
के लिए, छुपने के लिए जगह थी, दुश्मन से बचने के लिए वो जगह वहां पे उन्होंने बनाई हुई थी और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। तो वो जो पिरामिड थे वो खुदा के रहने की जगह थी, यानी कि किंग के रहने की जगह थी, तो किंग खुदा था उनका, तो इसका मतलब खुदा उनका जिगट के अंदर रहता, तो वो इसका बहुत एहतराम किया करते थे। अब ये उन्होंने बनाया कैसे, ये जैसे मैंने कहा अजूबा है, कितने बड़े बड़े पत्थर वो कैसे लेके गए। और उसके बाद जब बादशाह मर जाता तो उनका मरने पे बिलीव नहीं था, उनका अपने मरने पे तो बिलीव था अवाम का, लेकिन अवाम का ये बिलीव हरगिज नहीं था कि भाई बादशाह भी या हमारा जो खुदा है वो भी मर सकता है। वो ये मानते कि खुदा जो है वो मर तो चुका है, लेकिन मरने के बाद वो और ज्यादा बड़ा हो गया, उसकी बढ़ाई जो है वो ज्यादा हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अब वो जो है वो डायरेक्टली ऊपर चला गया, अब वो वहां से कंट्रोल करेगा सारे सिस्टम को जो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, यानी एक विजिबल गॉड है जो इनको नजर आ रहे हैं, जो फिरौन है, और फिर दूसरा इनविजिबल जो नजर आ रहा है, तो वो मरने के बाद इनविजिबल हो गया लेकिन वहीं मौजूद है, इसलिए ये उसका मकबरा बनाते। मकबरे का मतलब ये है कि वहीं पे उसी पिरामिड एक बनाते, उस पिरामिड के अंदर उसको दफन कर देते पूरा और दफन भी ऐसा नॉर्मल नहीं था, उसकी कब्र बनाई जाती और कब्र भी पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना के, क्योंकि उनकी ममिफिकेशन होती थी तो उस तरह से उनको नहीं रखा जाता था, बल्कि उनकी वो कब्र जो है पूरा कमरा होता, उस कमरे के अंदर उनको रख के उनके इस्तेमाल की चीजें रखी जाती, कपड़े, परफ्यूम, जो कुछ भी, कि भाई ये मरने के बाद ये चीजें इस्तेमाल करेगा, ये उनका मानना था, उन लोगों का मानना था। तो वहां पे दफनाते और फिर उसका ज्यादा एहतराम करते, या उस पूरे के पूरे पिरामिड का जिसके अंदर से रखा जाता उसका बड़ा एहतराम किया करते थे वो। तो पिरामिड का स्ट्रक्चर जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ही हैवी स्टोन से बनाया गया, जिनका वेट भी जो है वो एक जैसा, साइज भी एक जैसा, उनकी हाइट आप देखें कितनी बड़ी है, तो वो अभी भी जो है ना ये कहा नहीं जा सकता कि कैसे उन्होंने बनाया, जो माना जाता है कि उन्होंने गुलामों से जो है जबरदस्ती बनवाए। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी ये पैदा होता है कि अगर उन्होंने गुलामों से बनवाए, ठीक है, गुलाम को भी मौजूद थे, उनकी हिरारकी मौजूद थी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि गुलाम अगर मिस्र के ही थे तो फिर वो गुलाम कैसे हुए? फिर तो वो अवाम ही होनी चाहिए थी, क्योंकि अवाम तो इतना डरती थी कि वो उनको खुदा मानती, तो उसका मतलब अगर खुदा ने हुक्म दिया ये बनाओ तो उन्होंने बनाना था, फिर तो मारने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन अगर वो गुलाम थे तो इसका मतलब वो इनको किंग मानते थे, वो इनको खुदा नहीं मानते थे। तो ये कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अभी अनडिफाइंड हैं। तो इजिप्शियन कल्चर की अगर बात करें या उस ज़माने के इजिप्शियन कल्चर की बात करें, ये जो नील का जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन है, तो इसमें जो सबसे ऊपर था वो तो बहुत से खुदा थे, ये भी बहुत से खुदाओं को माना करते, और सबसे बड़ा खुदा कौन सा होता? सबसे बड़ा खुदा फिरौन ही होता, और उसके बाद जो बाकी भी उसके दाएं बाएं थे वो भी खुदाई होते, मजहबी लोग जो है बाकी वो भी खुदाई होते, तो बहुत से खुदाओं को मानते, और इनके भी वही काम होते कि भाई फलां ये बारिश बरसा रहा है, फलां ये। इनमें जो सबसे फेमस गॉड था उसका नाम था रे, और उनके बारे में उसका कहना था कि ये सन गॉड है, ये सूरज का देवता है, ठीक है, और ये सन गॉड है। दूसरे के बारे में जो मानते थे, ओसिरिस जो है उसको माना जाता था गॉड ऑफ डेथ, और ये जो है ये मौत वगैरह लेना या जान वगैरह लेना, उसके बारे में ये कहा जाता था, ये दूसरे नंबर पे। और जो उनकी देवी थी, जिसको खुदा भी था और साथ में जाहिर बात है देवी भी थी, तो एसिस उसको मानते थे, और ये जो है ये इसको आइडियल मदर या वाइफ कहा करते थे, कि जो भी आइडियल मदर या वाइफ है तो उसको ये कहते कि भाई तुम उसकी परछाई हो, तुम उसका अवतार जिसे हम कहते हैं, तो ये तुम उसका अवतार हो, परछाई हो, ठीक है, आइसिस की जो है ना तुम परछाई हो। तो ये सबसे तगड़ा जो है ये उनकी देवी थी, सबसे बड़ी देवी थी। तो ये तीन जो है बड़े फेमस उनके खुदा थे, और पूरा बाकी बहुत से खुदाओं को भी ये मानते थे। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी ममिफिकेशन की। अब जैसे मैंने कहा कि ममिफिकेशन जो है क्या, उसका क्या मतलब था कि मम्मी बनाना, कि जो भी इनका किंग मर जाता या जो एलीट क्लास से जिसका भी ताल्लुक होता, रॉयल फैमिली से जिसका भी ताल्लुक होता, और वो जब भी मर जाता तो उसको ये दफनाते, और खैर दफनाते नहीं थे, लेकिन उसको ये उसकी ममिफिकेशन करते। अब ये यहाँ सामने देखिए ममिफिकेशन क्या प्रोसेस है, कि भाई बॉडी को सेव कर लेना, और ये बॉडी जो है ना आज भी आप देखें अगर तो मिस्र के जो मौजूद हैं अजायब घर मौजूद है, वहाँ पे फिरौन की जो है माना जाता है उसकी बॉडी मौजूद है, और बाकी भी बहुत से फिरौन हैं उनकी बॉडीज भी मौजूद हैं, क्योंकि वो जितने किंग रहे वो उनको फिरौन उनका टाइटल था, तो वो वहां पे मौजूद हैं। तो ये इनकी क्या हो रही है जी, ममिफिकेशन हो रही है, कि इनको हमेशा के लिए सेव कर लिया गया, कि ये मानते थे कि बादशाह जो है या खुदा जो है, क्योंकि किंग खुदा है तो खुदा तो कभी भी नहीं मरता, तो ये क्या करते कि भाई ये उसकी ममिफिकेशन करते पूरा प्रॉपर तरीके से, जो भी उनका साइंटिफिक वे होता उस टाइम पे, और ममिफिकेशन करके उसका ताबूत बना के उस ताबूत में इसे रख दिया जाता, साथ में उसकी चीजें भी रख दी जाती। जैसे मैंने कहा कि उसकी जो इस्तेमाल की चीजें थी वो ये मानते कि ये अगली लाइफ में अब जो जहां ये चला गया है वहां पे इन चीजों को इस्तेमाल करेगा, और वो पूरा एक कमरा होता, वहां पे उसको जो है ताबूत करके रख दिया जाता। लेकिन ये ममिफिकेशन सिर्फ रॉयल क्लास के लिए होती, और खास करके बादशाहों के लिए होती जिसको खुदा मानते, और उसके बाद जितने भी अमीर या बड़े एलीट क्लास या रॉयल क्लास से जिनका ताल्लुक था ये उनके लिए होती, हर एक के लिए नहीं। कि ऐसा नहीं कि कोई जो है ना गुलाम भी मरा, कोई आम बंदा भी मरा तो उसकी ममिफिकेशन हो रही है और उसको रखा जा रहा है, कि ये इतना आसान भी नहीं था।
और इजिप्शियन क्लास की अगर बात करें तो उसमें सबसे ऊपर जो है वो उनका जो किंग या क्वीन होता है, जिसको खुदा मानते या उसकी जो देवी मानते, बीवी जो थी उसकी, क्वीन जो थी, और रॉयल फैमिली उसके बाद सबसे ऊपर थी, और इसके बाद वेल्थी पीपल जो है उसके बाद ऊपर थे, अमीर लोग हमेशा ऊपर ही हैं, वर्कर्स थे, फिर स्लेव्स थे। तो ये तकरीबन जो है वो पूरी की पूरी क्लास हिरार्की जो है वो सबसे ऊपर, यानी कि बादशाह हो गया और बादशाह खुद ही खुदा है, फिर उसके बाद बादशाह की फैमिली है, फिर उसके बाद जो है वो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, और फिर जो है वो नीचे अवाम या रियाया वगैरह मौजूद हैं। तो ये उनकी जो है वो क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा जो औरतें हैं उनके भी इक्वल राइट्स थे, और इक्वल राइट्स का मतलब सिर्फ हाई रैंक की औरतें, यानी जो जिस रैंक की औरत है उसके उसी हिसाब से, जैसे हमने मेडिटेरेनियन के अंदर बात की थी, उसकी मेसोपोटामिया के अंदर बात की थी कि वो जो हाई क्लास की औरत है उसके हाई क्लास के हिसाब से है, जो मिडिल क्लास है वो उसके हिसाब से, और जो स्लेव्स हैं उनके उनके हिसाब से। लेकिन अब जो एक स्लेव है वो अल्टीमेटली बादशाह के सामने तो कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब ये है कि उसके राइट्स वहां पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी कम्युनिटी में उसके राइट्स जो है वो मौजूद हैं। तो बाकी जो राइट्स थे वो सिर्फ हाई रैंक की जो खवातीन थी, रॉयल फैमिली की जो थी या वेल्दी लोगों की जो खवातीन थी, वो उन्हीं के राइट्स थे। ठीक है। इसके अलावा इनका जो राइटिंग्स है उसको कहा गया हेरोग्राफिक्स। अब ये जो हेरोग्राफिक्स है ये एक खास किस्म का राइटिंग सिस्टम था, और ये राइटिंग सिस्टम जो है वो इन्होंने डेवलप किया। और ये लिखा किसके ऊपर कर, स्टार्ट में तो खैर इसी के तहत ये लिखा करते थे, और लिखने का वही तरीका था कि मिट्टी जो है उसको सुखा के उसका जो प्लेट वगैरह बनाई जाती या स्लेट बनाई जाती, तो उसके ऊपर ये लिखा करते, तख्तियां होती थी। और उसके बाद जो है इन्होंने फिर एक तरीका ईजाद किया, और वो कि एक दरख्त था पेम्पेरस। ठीक है। अब ये पेम्पेरस क्या है, इन्होंने एडवांस टैबलेट बना ली एक किस्म के, या कॉपी आप कह लें, एक एडवांस कॉपी बना ली गत्ते की। क्योंकि इससे पहले मैंने कहा जैसे मिट्टी की चीजें होती हैं तो मिट्टी की स्लेटों और तख्तियों के ऊपर लिखा करते थे, लेकिन ये जो पेम्पेरस है, ये यहाँ पे अगर आप इस जगह पे देखिए तो आपको ये पौधा एक दिखाई दे रहा है, ये कुछ इससे मिलता जुलता पौधा है, या शायद यही हो, उस जमाने का आप कोई कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन ये जो पौधा है, ये पौधा इन्होंने डेल्टा के किनारे पे लगाया। डेल्टा मतलब जो नील का जो डेल्टा का इलाका था, सबसे लोअर डेल्टा का, वहां पे पानी क्योंकि ज्यादा हो वहां पे ये लगता है, तो वहां पे लगाया। और उसके बाद इसको जब बड़ा होता तो ये सुखा के, तो इसे खोला जाता, ये इसके तनों को, उसके तनों को खोल के यूं लंबा किया जाता, उसको सुखाया जाता, और जब ये सूखता तो ये जो है जैसे कॉपी का पेज होता है वैसे ही कॉपी का पेज होता, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने राइटिंग स्टार्ट की। तो इस लिहाज से काफी ज्यादा मॉडर्न थे, ये काफी ज्यादा आगे थे कि नहीं, ये बात पता थी। इन्वेंशंस की अगर बात करें तो इन्होंने इन्वेंशंस में इनका कैलेंडर माना जाता है कि कैलेंडर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, अपना कैलेंडर था इनका। सीजन्स इनको पता थे, सीजन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई मुख्तलिफ सीजन्स आते हैं, साल को 365 डेज के ऊपर कन्वर्ट किया, ये इनका कारनामा माना जाता है। अच्छा जी, 12 महीनों के ऊपर तकसीम किया, 30 दिनों के ऊपर तकसीम किया, क्योंकि इनका अगर हम बात करें इल्मुल एदाद के हवाले से, ठीक है, अगर नंबर सिस्टम की बात करें या फिर एस्ट्रोलॉजी के वगैरह के हवाले से बात करें तो ये उस पर भी काफ़ी टॉप पे थे, और ये सितारों सयारों का इल्म भी बहुत ज़्यादा जानते थे। क्योंकि ये जो कैलेंडर उन्होंने बनाया था ये एक स्टार से उन्होंने बनाया था कि जो साल के बाद निकलता है और ये अपनी पोजीशन दिखाता है, तो ये उसको देख के जो है उस ज़माने में सहरा में ट्रेवल भी होता, और उसी को देख के जो है इन्होंने ये कैलेंडर वगैरह भी बनाया। इसके अलावा मैथ्स भी इन्हें काफ़ी अच्छी आती थी उस ज़माने की, जो इनको ज़रूरत थी। खास करके जो पिरामिड्स माना जाता है बने हुए हैं, तो ये पिरामिड्स जो है ये बगैर मैथ्स के या पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके बगैर तो बन नहीं सकते। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है पूरे का पूरा ये इन्होंने बनाया, यानी कि ये देखा करते थे कि इसका किस तरह से जो है ना, बाद में गो के इसको जो ग्रीक्स थे उन्होंने इसको मॉडर्न शक्ल दी, लेकिन जो इसकी रॉ फॉर्म है आप ये कह सकते हैं वो रॉ फॉर्म जो है वो इन्हीं मिस्रियों ने जो है मिस्र की तहजीब वालों ने इन्वेंट की। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं डेक्लाइन की कि ये तहजीब फिर ख़त्म कैसे हुई, तो ये जो फ़िरौन की तहजीब है ये 2100 BC के अराउंड जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गई या ख़त्म हो गई 2100 BC के अराउंड। और इसके बाद फिर मिडिल किंगडम यहाँ पे इमर्ज हुआ, और मिडिल किंगडम 2100 से लेके 1600 BC के बीच में इमर्ज हुआ। ठीक, जब ये 2100 BC पे ये फिरौनों की डेक्लाइन होगी जो 3000 पे स्टार्ट हुई थी, तकरीबन 1000 साल तक ये चलती रही। वो फिरौन यानी मुख्तलिफ बादशाह आते रहे, और फिर 2100 से 1600 के बीच में मिडिल किंगडम जिसको कहा जाता है, तो ये वो स्टार्ट हुआ। उसमें क्या हुआ कि उसमें फिर यहाँ पे भी मॉडर्निटी आ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेबीलोन के अंदर हमने हुम्मरबी देखा था, उसने जो है लॉज या कोड्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो यहाँ पे भी जो अगले बादशाह आए उन्होंने कुछ चीज़ों को बेहतर किया, उन्होंने वहाँ पे लॉज को इंट्रोड्यूस करवाया, ट्रेड वहाँ पे उनकी काफ़ी ज़्यादा हो गई, कैनाल्स को बिल्ड करवाया, यानी कि अब जो दूर दराज के इलाके थे तो वहां पे दरिया तो खुद नहीं जा सकता, तो वहां पे कैनाल सिस्टम वगैरह का डेवलप करना, डैम्स बनाए गए वाटर रिजर्वायर्स के लिए। अच्छा जी, न्यू एग्रीकल्चर लैंड्स जो है उनको सेट किया गया कि वो पहले से जो मौजूद थे वो तो यूज हो रही थी। और इसको फिर इन किंगडम्स को भी, मिडिल किंगडम को भी जो है वो 1600 BC में जो है वो इन्वेड किया। और इन्वेड किसने किया? स्विस लोगों ने। जैसे आज हम ये मानते हैं जो स्विस किनाल है इस इलाके के जो लोग हैं ये भी मिडिल ईस्ट के ही लोग थे एक्चुअली में,
ठीक है। तो इन मिडिल ईस्ट के लोगों ने, वहां से मिडिल ईस्ट के लोग आए और इन्होंने इस इलाके को, ये जो मिस्र का इलाका था, इसको 1600 BC के लगभग जो है वो इन्वेड किया। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक नई, फिर आगे एक नया कल्चर डेवलप हुआ। जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि फिर नया कल्चर यहाँ पे क्या डेवलप हुआ। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा जी, हमने ये देखा कि किस तरह से जो है वो दूसरी सिविलाइजेशन जो है दरियाए नील के किनारे, मिस्र के किनारे जो है वो सिविलाइजेशन बनी। इसका जो टॉप का बंदा था, जिसको किंग को फिरौन कहा गया, उसको कैसे टाइटल मिला, वो कैसे रहता था, और ये उसके बाद इनका राइटिंग सिस्टम वगैरह क्या था, या क्या इनका सोसाइटी का स्ट्रक्चर था। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की वर्ल्ड हिस्ट्री और थर्ड लेक्चर के पार्ट 2 के अंदर। तो यहाँ पे इसको जो है वो क्लोज करते हैं और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।